जय हिंद साथियों। आज इतिहास के एक नए पन्ने के साथ चर्चा करते हैं। संकट से घिरा हमारा पश्चिमी एशिया, जिसमें इजराइल और हमास फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी है। 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल के यहूदी अपना त्यौहार सिमचत तोरा मना रहे थे, तब गाज़ा पट्टी से हमास आतंकियों ने ज़मीनी, समुद्री और पैराग्लाइडरों के सहारे हवाई मार्ग से घुसकर भीषण हमला किया। इस हमले के दौरान दक्षिणी इजराइल में 5,000 से भी अधिक रॉकेट दागे गए। यह हमला इतना भीषण था कि कुछ ही घंटों के अंदर निहत्थे जो सैकड़ों लोगों को मार दिया गया। इनमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी थी। हमास आतंकी कई बच्चों और महिलाओं को बंद बनाकर गाज़ा ले गए। इस हमले के साथ ही पश्चिम एशिया की शांति एक बार फिर भंग होगी। बड़ी संख्या में अपने नागरिकों के मारे जाने से कुपित इजराइल ने गाज़ा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। अब यहाँ देखिए कि ये जो इजराइल है, ये सारा इजराइल आप देख रहे हैं। इसमें यूएनओ के प्रस्ताव के बाद फ़िलिस्तीन को 2 भागों में बांट दिया गया था। 1948 में अस्तित्व में इजराइल आया। हालांकि यहूदी लोग यहाँ पहले से रह रहे थे, लेकिन वो विषय एक अलग है, उस पर चर्चा आज हम नहीं करेंगे। तो यूएनओ के प्रस्ताव के बाद 1948 में जब इजराइल अस्तित्व में आया, तो इजराइल का ये सारा इलाका नहीं था। आज ये जितना आप इजराइल का इलाका देख रहे हैं, हो सकता है ये सारा इलाका उस समय फ़िलिस्तीन का था, और छोटा जिसको आप फ़िलिस्तीन देख रहे हैं, इतना हिस्सा उस समय इजराइल का था। लेकिन धीरे धीरे इनके बीच संघर्ष बढ़ता चला गया और इजराइल अपना जो विस्तार है वो करता चला गया। आज स्थिति विपरीत हो चुकी है। इजराइल बड़ी संख्या में अपना विस्तार कर चुका है। अब जो हमने घटना 7 अक्टूबर 2023 को, ये गाज़ा पट्टी है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये भूमध्य सागर है। इधर ये जो गाज़ा पट्टी है, लगभग 41-42 किलोमीटर इसकी लंबाई हो सकती है, 12 से 13 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो सकती है। तो छोटी सी स्ट्रिप जो है, इस से इजराइल के ऊपर हमले उन्होंने किए। और ये जो सारा इलाका है, ये वेस्ट बैंक है। इसी को, इस हिस्से को, इस हिस्से को और इस हिस्से को जो है, इन 3 हिस्सों को, जो यानी कि जो आपका इजराइल और पैलेस्टाइन था, 3 हिस्से थे। इजराइल ये सारा दिया हुआ है, गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक जो है ये फ़िलिस्तीन के रूप में थे, फ़िलिस्तीन के रूप में थे। तो ये तकरीबन अमूमन कुछ शांत रहता है। ये जो गाज़ा का हिस्सा है, गाज़ा पट्टी, इसमें हमास के जो आतंकवादी हैं उनका आश्रय स्थल बना हुआ है। यहाँ से उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला किया। तो इस हमले में आपने पढ़ा अभी कि बहुत सारा नुकसान हुआ, महिलाएं, बच्चे, उनके साथ इस प्रकार की ज़्यादती हुई। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं कि इजराइल और भारत के संबंध कैसे रहे। इजराइल और भारत की जो रणनीतिक साझेदारी है, हालांकि वो बहुत लंबे समय से है, लेकिन उस पर इतने खुलेआम चर्चा नहीं होती रही। थोड़ा सा भारत और इजराइल की जो साझेदारी है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। भारत और पाक जंग में मदद के बदले पूर्ण राजनयिक संबंध की मांग करने वाला इजराइल आज भारत का रणनीतिक सहयोगी है। इजराइल रूस के बाद हथियारों की आपूर्ति में सबसे बड़े भरोसेमंद मित्र के रूप में भारत का एक साथी रहा है। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं रहा। 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फ़िलिस्तीन के विभाजन के मसले पर इजराइल का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। नेहरू ने इसके लिए भू राजनीतिक मजबूरियां और राष्ट्रीय हित का हवाला दिया था। इजराइल के जन्म के करीब 2 साल बाद भारत ने इजराइल को मान्यता दी थी। नेहरू ने उस समय कहा था कि आज इजराइल एक हकीकत है। हमने पहले इजराइल को मान्यता इसलिए नहीं दी थी क्योंकि हम अपने अरब दोस्तों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। भारत की विदेश नीति दशकों तक फ़िलिस्तीन के पक्ष में झुकी रही, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के साथ द्विपक्षीय जो संबंध है उनको एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। मोदी ने फ़िलिस्तीन और इजराइल के साथ संबंधों को एक अलग और दूसरे तरीके से, एक दूसरे से अलग अलग करके देखा। जब मोदी इजराइल यात्रा पर गए तो उन्होंने फ़िलिस्तीन का दौरा नहीं किया। जब फ़िलिस्तीन गए तो इजराइल नहीं गए। मोदी ने इस पारंपरिक धारणा, मिथ को तोड़ दिया कि इजराइल के साथ संबंध मजबूत करने से अरब देश नाराज़ होंगे।
आज अरब देशों के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं और इज़राइल के साथ भी। तो आइए हम इनको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। महात्मा गांधी के दौर में देखिए इज़राइल के साथ क्या विषय था। महात्मा गांधी ने यहूदियों पर हुए अत्याचार की वजह से उनके साथ सहानुभूति तो प्रकट की थी, लेकिन वे इसके पक्ष में नहीं थे कि फ़िलिस्तीन को बंटवारे के लिए बाध्य किया जाए। गांधी जी की राय थी कि यहूदी अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से खुद को फ़िलिस्तीन पर थोपना चाहते हैं, ये उनकी गंभीर गलती है। तो ये गांधी जी के विषय में, इज़राइल के बारे में गांधी जी के विचार थे। हालांकि ये गांधी जी के विचार भारत पाकिस्तान के विषय में इनके इस नज़रिए के विपरीत प्रकट होते हैं। उसके बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो इज़राइल के मसले पर जवाहरलाल जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी महात्मा गांधी की लाइन को ही पकड़े रखा। उन्होंने साफ कहा कि अरब आबादी की सहमति के बिना फ़िलिस्तीन का विभाजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने फ़िलिस्तीन के विभाजन के पक्ष में समर्थन के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन की अपील को भी ठुकरा दिया था। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने उस समय भारत से, नेहरू से फ़िलिस्तीन के विभाजन के पक्ष में समर्थन की अपील की थी, क्योंकि वो स्वयं भी एक यहूदी थे। भारत स्वतंत्रता के बाद का जो दौर है, गांधी जी के साथ, नेहरू के साथ हमने विचारों को पढ़ा। अब उसके साथ देखिए बाद में क्या हुआ। स्वतंत्रता के बाद के दशकों तक भारत फ़िलिस्तीन के हित में खड़ा रहा। भारत में मुसलमानों की अच्छी आबादी थी, उसमें फ़िलिस्तीन को लेकर सहानुभूति थी। ऐसे में इज़राइल को लेकर भारत की घरेलू जो नीति थी उसमें राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय ज़रूरतों पर आधारित रही। भारत ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तेल आपूर्ति के लिए अरब देशों पर निर्भर कर रहा। बाद के वर्षों में भी भारत ने रोज़गार के लिए खाड़ी देश की तरफ रुख किया। खाड़ी देशों से बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा भारत भेजी जाने लगी। तो भारत हमेशा से अरब देशों के और फ़िलिस्तीन के समर्थन में रहा। अब नेक्स्ट देखिए 1962 के जो भारत चीन का युद्ध हुआ, उसमें इज़राइल का क्या योगदान रहा, कैसे हमारे संबंध इज़राइल के साथ रहे। 1962 में चीन ने जब भारत पर हमला किया तो ये पहला मौका था जब नेहरू ने इज़राइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को पत्र लिखकर हथियार और गोला बारूद की मांग की थी। हालांकि उन्होंने अनुरोध किया कि जहाज़ पर इज़राइल का झंडा न लगाया जाए, क्योंकि इससे अरब देशों के साथ भारत के संबंधों को नुकसान हो सकता है। बेन ने भारत के साथ सहानुभूति जताई, लेकिन मदद के लिए मना कर दिया। इज़राइल ने मदद तभी भेजी जब भारत ने कहा कि वो इज़राइल के झंडे के साथ मदद स्वीकार करेगा। तो यहाँ देखिए, यहीं से भारत और इज़राइल के बीच एक रणनीतिक स्तर पर वार्ता शुरू हुई। तो 1962 का जो युद्ध था उसमें भी इज़राइल ने भारत की मदद की थी। 1971 के भारत पाक युद्ध में इज़राइल ने भारत को हथियारों की आपूर्ति के साथ खुफिया जानकारी भी प्रदान की। इसके बदले में इज़राइल की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने भारत से पूर्ण राजनीतिक संबंध की मांग की थी। यानी कि क्योंकि वो अपनी पहचान, अपने सर्वाइव विश्व में अपनी पहचान के लिए एक समर्थन मांग रहा था भारत से, तो वो साथ साथ कुछ न कुछ चाह भी रहा था। तो भारत की 71 के युद्ध में भी उसने भारी मदद की थी। अब उसके बाद देखिए 1998 में जब पोखरण परमाणु परीक्षण हुए, उससे नाराज़ अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन इजराइल और भारत के रक्षा संबंधों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इजराइल पहले की तरह ही भारत को रक्षा उपकरण और हथियारों की आपूर्ति करता रहा। अब उसके बाद 1999 का समय आया जब कारगिल युद्ध था। इस कारगिल की लड़ाई में भी भारत और इजराइल के बीच सैन्य सहयोग एक नए स्तर पर पहुंचा। इजराइल ने भारत की खुफिया जानकारी प्रदान करने के साथ साथ मोर्टार, निगरानी करने वाले ड्रोन, लेज़र गाइडेड बम मुहैया कराई, जिन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना और उनके लड़ाके जो थे उनकी कमर तोड़ दी। लड़ाई में भारत को अपनी कमजोरियां पता चली और भारत ने सेना के आधुनिकीकरण की ओर कदम बढ़ाए। 2000 में तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने इजराइल की यात्रा की और दोनों देशों के बीच में एक संबंधों को नई ऊंचाई मिली। 2003 में भारत एरियल शेरोन भारत की यात्रा पर आए।
ये पहले इजराइल के प्रधानमंत्री थे जो भारत की यात्रा पर आए थे। मित्रता और सहयोग के साथ दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इजराइल के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री योसेफ लोपेड ने अपनी पहली सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि भारत और इजराइल के बीच रक्षा संबंध मजबूत हैं। इजराइल हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भी है। उसके बाद 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा की। इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान भारत इजराइल के संबंध एक अलग स्तर पर पहुँचे और ये शायद पहले भारतीय प्रधानमंत्री की किसी की इजराइल यात्रा रही होगी। इजराइल ने भी स्वीकार किया कि पहली बार भारत और इजराइल के संबंधों को की गहराई जो है इस स्तर से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की गई। हालांकि मनमोहन सिंह सरकार में भारत इजराइल के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी पर ज़्यादा बात करने से मनमोहन सरकार बचती रही, लेकिन उसके बाद भी यूपीए सरकार ने दोनों देशों के बीच कृषि विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग पर फोकस किया था। लेकिन आज जो है भारत और इजराइल के संबंध एक अलग ही दुनिया में अपने आप को एक किसी अलग रूप में स्थापित करते हैं। रूस के साथ जो हमारे संबंध रहे हैं एक मैत्रीपूर्ण रक्षा टेक्नोलॉजी, और उसी प्रकार आज एक भरोसेमंद साथी जो है इजराइल रहा है। इसी वजह से भारतीय प्रधानमंत्री ने हमास के हमले को आतंकी हमले की संज्ञा दी और कठिन वक्त में इजराइल के साथ खड़े होने का संदेश भी दिया। इस संदेश का अर्थ यह नहीं है कि भारत फिलिस्तीनी जनता के साथ नहीं है। भारत ने सदैव अलग फिलिस्तीन राष्ट्र की पैरवी की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि वह हमास जैसे आतंकी संगठन की निंदा न करे। तो ये हमारे और इजराइल, भारत और इजराइल के इस प्रकार संबंध बढ़ते चले गए जो एक ऊंचाई पर, एक पीक पर जा चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।